दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में चर्चित एस्पार्टेम किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी कृत्रिम स्वीटनर या फिर ऑप्शन डी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कृत्रिम स्वीटनर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया था। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टेम को मनुष्यों के लिए संभवतः कैंसरकारी बताया है। बता दें कि एस्पार्टेम एक कम कैलोरी वाला कृत्रिम स्वीटनर है जो चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये एक सफेद और गंधहीन पाउडर है जिसका उपयोग विश्व स्तर पर 5000 से अधिक खाद्य उत्पादों में किया जाता है। एस्पार्टेम 2 अमीनो एसिड से बना है। पहला है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा है फेलिन एल्निन। ये घटक स्वाभाविक रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और पाचन के दौरान शरीर द्वारा चयापचय यानी मेटाबोलाइज्ड किए जाते हैं। कैंसर के साथ इसका संबंध 2006-7 में सामने आया था, जब रामजीनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पाया कि एस्पार्टेम चूहे के कई अंगों में घातक ट्यूमर से संबंधित वृद्धि का कारण बनता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी कृत्रिम स्वीटनर। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, वेस्टर्न हुलॉक गिबन की आयुष्य स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंडेंजर्ड। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में गिबन पर एक वैश्विक कार्यक्रम में भारत के एकमात्र बानर की संरक्षण स्थिति के संदर्भ में चिंताएं उठाई गई। बता दें कि गिबन्स हाइलोबैटिडे परिवार के वानर हैं। ये एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। वहीं हुलॉक गिबन पृथ्वी पर गिबन की 20 प्रजातियों में से एक है और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अद्वितीय है। इसकी 2 प्रजातियां वेस्टर्न हुलॉक गिबन और ईस्टर्न हुलॉक गिबन है। वेस्टर्न हुलॉक को IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में, जबकि पूर्वी हुलॉक को वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। विभिन्न प्रजातियों के निवास स्थान के विनाश और मांस हेतु शिकार के कारण दोनों प्रजातियों की आबादी घट रही है। पिछले 30 वर्षों में पश्चिमी हुलॉक गिब्बन की आबादी में लगभग 90% की गिरावट आई है और अब इसे दुनिया की सबसे लुप्तप्राय 25 प्राइमेरी प्रजातियों में से एक माना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब वाजिद अली शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनके शासन काल के दौरान कथक का जयपुर घराना अस्तित्व में आया। कथन 2 है, उन्होंने साहित्य में रहस्य और रास की शुरुआत की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में नवाब वाजिद अली शाह के द्विशताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए कोलकाता में एक हेरिटेज वॉक एंड टॉक का आयोजन किया गया। बता दें कि नवाब वाजिद अली शाह अवध के 11वें और अंतिम नवाब थे। उनके शासनकाल के दौरान लखनऊ घराने के रूप में कथक नृत्य की लखनऊ शैली अस्तित्व में आई, इसलिए कथन एक सही नहीं है। उन्होंने रहस्य और रास की शुरुआत की। रहस्य रंगमंच का एक नाटकीय रूप था, जबकि रास एक धार्मिक रूप था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सी माइनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, समुद्र का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई से नीचे स्थित है उसे डीप सी के रूप में जाना जाता है। कथन 2 है, क्षेत्र से खनिज निकालने की प्रक्रिया डीप सी माइनिंग कहलाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में ब्राजील ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए डीप सी माइनिंग पर 10 साल की रोक लगाने की अपील की है। गौरतलब है कि समुद्र का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई से नीचे स्थित है उसे गहरे समुद्र या डीप सी के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन एक सही है। तो वहीं इस क्षेत्र से खनिज निकालने की प्रक्रिया डीप सी माइनिंग कहलाती है, इसलिए कथन 2 सही है। डीप सी माइनिंग के तहत कोबाल्ट, तांबा, निकल और मैंगनीज आदि जैसी प्रमुख बैटरी सामग्री निकालने के लिए समुद्र के नीचे खनन किया जाता है। ये खनिज आलू के आकार की चट्टानों से निकाले जाते हैं, जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। बताते चलें कि लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और मैंगनीज जैसी धातुओं की बढ़ती मांग के बीच घटते स्थलीय भंडार ने डीप सी माइनिंग को बढ़ावा दिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके संदर्भ में पुराना चिविदा का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, सिकाडा, चींटी या फिर तितली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिकाडा। हाल ही में दक्षिण भारत में पाई जाने वाली विदेशी सिकाडा प्रजाति को पुराना चिविदा नाम दिया गया है, जो इसके मलयालम नाम चिविडू से लिया गया है। पहले इस प्रजाति को गलती से पुराना टिग्रीना के रूप में पहचाना गया था, जो 1850 में मलेशिया में वर्णित प्रजाति थी। बता दें कि पुराना चिविदा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक कीट की प्रजाति है। ये सामान्यतः जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस, प्रायद्वीपीय मलेशिया, थाईलैंड, भारत, चीन और जापान में पाई जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में यह प्रजाति गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जा सकती है। विश्व स्तर पर भारत और बांग्लादेश में सिकाडा की सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सिकाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। कथन 2 है, उनके लेख और भाषण आई एम रेडी टू डाई में संकलित किए गए हैं। और कथन 3 है, उन्होंने महात्मा गांधी को मरणोपरांत फ्रीडम ऑफ पीटर मैरिट्सबर्ग प्रदान किया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन कथन सही हैं। आज यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान में उनके जन्मदिन पर हर साल मनाया जाता है। बता दें कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, इसलिए कथन 1 सही है। उनके लेख और भाषण आई एम रेडी टू डाई में संकलित किए गए हैं, इसलिए कथन 2 सही है। जबकि उनके अन्य लेखन कार्यों में नो इजी वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इज माई लाइफ और इन हिज ओन वर्ड्स के साथ उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी शामिल है। महात्मा गांधी के सम्मान में उन्होंने 25 अप्रैल 1997 को महात्मा गांधी को मरणोपरांत फ्रीडम ऑफ पीटर मैरिट्सबर्ग प्रदान किया, इसलिए कथन 3 सही है। इस तरह तीनों ही कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीन कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रेडियो कॉलर शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जीपीएस सक्षम डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, इंफ्रारेड डिवाइस या फिर एआई बैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जीपीएस सक्षम डिवाइस। बीते दिनों हुई 2 चीतों की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों के गले से रेडियो कॉलर हटाने का उपाय सुझाया गया है। बता दें कि रेडियो कॉलर जीपीएस सक्षम कॉलर है, जो इसे पहनने वाले किसी भी जीव के स्थान से संबंधित जानकारी साझा कर सकती है, इसलिए विकल्प ए सही है। कभी कभी किसी जीव की वास्तविक समय में क्रियाविधि को समझने के लिए इस कॉलर से एक एक्सेलेरोमीटर भी जुड़ा होता है। भारत में इसका उपयोग हाथी, चीता आदि जंगली जानवरों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जीपीएस सक्षम डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी पर स्थायी समिति यानी एससीओएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति यानी एससीईएस का स्थान लेगी। कथन 2 है, इसके पास आर्थिक संकेतकों के परिणामों और रूपरेखा की समीक्षा करने का व्यापक अधिकार है। और कथन 3 है, श्री प्रोनब सेन इस समिति के अध्यक्ष हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन कथन सही हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सर्वेक्षणों पर सलाह देने, डेटा अंतराल की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए एक नया पैनल गठित किया है। इसी के साथ सरकार ने सांख्यिकी पर स्थायी समिति यानी एससीओएस की स्थापना की है। बता दें कि सांख्यिकी पर स्थायी समिति यानी एससीओएस 2019 के अंत में स्थापित आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति यानी एससीईएस का स्थान लेगी, इसलिए कथन 1 सही है। इससे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के तत्वावधान में किए गए सभी सर्वेक्षणों की रूपरेखा और परिणामों की समीक्षा करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है, इसलिए कथन 2 सही है। भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रोनब सेन को नई समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीन कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चित रूल ऑफ ओरिजिन शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है गेट नियम, एपीईसी नियम या फिर CAROTAR यानी कैरोटर नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, CAROTAR यानी कैरोटार नियम। हाल ही में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की वार्ता के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक मूल्य श्रृंखला और
रूल ऑफ ओरिजिन से जुड़े व्यापार समझौते के मुद्दे पर चर्चा की गई है। रूल ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। रूल ऑफ ओरिजिन CAROTAR यानी कैरोटार नियम से संबंधित है, जो भारत में सितंबर 2020 से लागू हुए हैं। आपको बताते चलें कि कैरोटार का पूरा नाम कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट है। इसने मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयात पर तरजीही दर की अनुमति देने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन को लागू करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, CAROTAR यानी कैरोटार नियम। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, नीति आयोग, गृह मंत्रालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया, इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें वित्त वर्ष 2012 में प्रचलित वैश्विक व्यापार संदर्भ के बीच भारत के निर्यात प्रदर्शन पर चर्चा की गई। इसके बाद इस इंडेक्स में देश के क्षेत्र विशिष्ट निर्यात प्रदर्शन का अवलोकन किया गया है। यह देश में हमारे जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला स्तरीय विश्लेषण करता है। इसके अनुसार तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसमें कहा गया है कि तटीय राज्यों का उच्च औसत उनकी बेहतर तैयारी और राष्ट्रीय निर्यात में उनके उच्च योगदान को दर्शाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी नीति आयोग। चलिए अब वक्त हो चला आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी महासागर निक्षेप, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी मेंढक प्रजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।